सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का मेगा लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है, महारथी मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो इससे पहले भी हम काफ़ी शायद 5 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं ग्रुप डी के। तो ये सिक्स्थ है, आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ है हमारा। इससे पहले के सभी सॉल्यूशंस की पीडीएफ सॉरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनके भी सॉल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे लाइव टेस्ट सॉल्व करते हैं। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, और ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हो, काफ़ी सारा आपका टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पे वो सब चीज़ें आप सीख सकते हो। ठीक है जी। और आज आरडब्ल्यूए का भी एनटीपीसी का मॉक है, तो वो भी हमें लगाना है। तो होपफुली इसके बाद मैं वही सॉल्व करूँगा। टाइम का बहुत इशू पड़ जाता है। और ग्रुप डी का मॉक नहीं आया था ना, अभी रिसेंटली हमने एक मिनी मॉक लगाया था, वो एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था, तो ग्रुप डी का अपलोड नहीं किया था, इसलिए पहले मैं ग्रुप डी का लगा के अपलोड करूँगा। इसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा फिर हम एनटीपीसी का आरडब्ल्यू वाला जो मॉक आता है ना हर संडे को, आज संडे है, तो वो वाला होपफुली शायद कल सुबह या फिर शाम को जैसे भी टाइम मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम पहले सॉल्व करेंगे ग्रुप डी का, उसके बाद फिर एनटीपीसी का वो आपको मिल जाएगा टाइम से, कल तक मिल जाएगा शायद। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। स्टार्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अरे यार इनका एडवर्टीजमेंट पहले आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा मार्कर आएगा ना नकली वाला, तो आपको लगेगा ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ है। ये मार्कर तभी चलता है जब स्क्रीन पॉज हो जाती है ना। जैसे ही मैं मार्कर लाता हूँ ये पूरी स्क्रीन पॉज हो गई, अब उसके ऊपर ये मार्कर काम करना शुरू करता है। ठीक है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा ये टाइम रुक गया है, बट ये टाइम बैक एंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा आपको टाइम दिख जाएगा। ठीक है। तो अब इस चीज़ को दूसरे तरीके से ना लें। चलिए शुरू करते हैं। आप इंग्लिश में देख सकते हो इसको फिर हिंदी में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन ज्ञात करना है इनका। तो भाई मानक विचलन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देते हैं ग्रुप डी वाले। मानक विचलन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पहले आपको इनका मीन निकालना होता है। मीन बोले तो माध्य निकालना होता है पहले। तो सबसे पहले माध्य निकालो। तो माध्य के लिए, माध्य मतलब एवरेज, तो सबको प्लस कर दो। तो 6 5 11, 11 9 20 30 33 35 45 5 50 3 53 और 10 63। ठीक है। 6 5 11 9 20 30 33 35 5 50 3 53 10 63, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नीम 63। तो भाई ये आ गया इसका मीन। तो 9 इसका मीन आ गया। अब क्या करना होता है रूट के अंदर, ये रूट ज़्यादा वैसा हो गया। रूट के अंदर क्या करना होता है, इस मीन में से सबको माइनस करना है। तो 9 में से 6 गया, कितना बचा, 2 बचा, 3 बचा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 5 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 0 0 का स्क्वायर 0, और 13 और 9 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 9 और 12 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 8 और 9 का 1, 1 का स्क्वायर 1, और 9 और 10 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1। अपॉन में जितने ही नंबर्स हैं, टोटल कितने 7 है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। समझ पाए? पहले मीन निकालते हैं, फिर मीन के बाद इन मीन का और हर एक नंबर का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करके प्लस करना है आपको, और डिवाइड करना है जितने नंबर है उनसे। ठीक है। तो 1 और 1 2, 9 2 11, 11 और 6 17, 10 27, 27 और 3 30, और 3 33, 33 और 10, 33 और 10 43, 43 और 10 53, -1 52। तो ये रूट के अंदर 52/7, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि रूट के अंदर नीचे 7 आएगा, और रूट के अंदर नीचे 7 केवल इसमें है, क्योंकि 7 का तो कोई स्क्वायर, हालांकि ये हो सकता था कि ये 7 से कुछ ऊपर ऐसा होता कि कट जाता तो कंप्लीट आ सकता था। ठीक है, चलिए। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, फिर हिंदी में देख सकते हो। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो सूर्य है उससे पृथ्वी तक, तो जो सूरज है उससे पृथ्वी तक ऊष्मा कैसे आती है? विकिरण के माध्यम से आती है ना। संवहन क्या होता है? संवहन तो ऊपर उठना होता है, तो शायद सेकंड वाला ही होना चाहिए ना। ऊष्मा का संचरण पृथ्वी पर सूर्य से, तो नीचे यानी विकिरण के रूप में आती है, विकिरण के रूप में आती है। इंग्लिश में देख सकते हो आप इसको, दिखा देना इंग्लिश में, हाँ। इंग्लिश में देखें और हिंदी में। इसमें इंग्लिश और हिंदी क्या है, इसमें तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या है ये बताना है। ठीक है, तो अब देखो, ए बी सी डी ई एफ, तो जी एच आना चाहिए, और जी एच सभी में है। अब ये देखना है कि इसमें 2 है या 12 है, नंबर कितना है ये देखना है। तो 2 और 12, 10 का डिफरेंस, 12 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस। हम्म, तो 10 और 8 18, 10 और 8 18, अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 8 का। तो 26, तो 26 का अगर डिफरेंस होगा, 26 का होगा ना, 8 18, 26, 26 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा, है ना। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 56 के बाद कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 8 इसमें और जोड़ूंगा तो 30 हो जाए 34 का। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 90 हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो उसका 10 10 बढ़ की डिफरेंस है, तो बीच में 56 आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लीजिए, फिर हिंदी में देख लीजिए। कार्बनिक रसायन विज्ञान में किस गुणात्मक विधि का उपयोग असंतृप्त कार्बन कार्बन बंध जैसे कि एल्काइन एल्कीन परीक्षण में किया जाता है? कार्बन बंध के लिए नहीं है यार भाई। सबसे पहले ही जान लो कि मेरी साइंस बहुत बेकार है, तो ग्रुप डी के मौके केवल मैं आपकी वजह से लगाता हूँ। मेरी साइंस बिल्कुल, बस जो PYQ आते हैं वही तक है बस मेरे को पता, जो भी चीज़ें स्पेशली जो बायोलॉजी में भी नॉर्मल चीज़ें होती है ना, 9th 10th के एनसीईआरटी में भी थोड़ा बहुत इतना ही आता है साइंस में। तो मोस्टली मैं साइंस के जो भी बहुत इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि साइंस के बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो भी मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मेरा साइंस में बिल्कुल डब्बा गोल है। ठीक है जी, नहीं गोल भी पूरी तरीके से नहीं है, वो अंडाकार है डब्बा। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर X% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 900 रुपये पर बेचता है, लाभ 20% प्राप्त करता है, तो X% का मान बताना है। क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट पर बेचता है, तो इसे 900 रुपये में बेचता है। तो जो इसने मार्क प्राइस अंकित किया है, 10% की इस पर छूट दे रहा है ना। तो मार्क प्राइस पे 10% की छूट देने के बाद वो कितने रुपए में बेच रहा है? 900 रुपये में, है ना। तो आपको पता है 900 रुपये अगर 90% के बराबर हैं तो 1000 रुपये होंगे 100% के बराबर। तो मार्क प्राइस 1000 रुपये होगा, उसने उसमें 10% की छूट देने के बाद 900 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त किया, तो X% का मान बताना है। X% क्या है? क्रय मूल्य में X% अधिक मूल्यांकित, तो कोई कॉस्ट प्राइस था, इसमें इसने X% बढ़ा दिया इसका, और ये क्या बना दिया इसको? मार्क प्राइस। ठीक है, और इसने ये बोला है कि 900 रुपये में बेचने पर इसको 20% का लाभ हो रहा है। तो 900 रुपये जो हैं ये कॉस्ट प्राइस का 120% होंगे ना। 20% का लाभ हो रहा है 900 रुपये में बेचने पे, तो ये कॉस्ट प्राइस का 120% है। तो 1% की वैल्यू अपॉन 120, 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100 करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो 20 × 6 पंजे 30, तो 15 5 75, 750 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, बोला कि X%, यानी कि इसने इस पर कितना बढ़ाया होगा? मार्क प्राइस कितना कर दिया? 1000, तो 750 में कितना प्लस किया होगा इसने? 250। ठीक है, तो 750 रुपये में 250 रुपये इसने इंक्रीज किया है 750 में। ये कितना है? 25 × 25 = 75, 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए आप? नहीं समझ पाए तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो दोबारा। बाकी हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हम भी कर जाएं, है ना, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। ठीक है जी, चलिए। वृक्क और पित्ताशय की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए ऐसी कौन सी चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है?
जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं ना आई थिंक। तो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ना पथरी वगैरह के लिए, और जो प्रेगनेंसी में भी तो अल्ट्रासाउंड ही होता है ना। चलिए इंग्लिश में देख लें इसको, हिंदी में देख लें। तीस्ता नदी के पश्चिमी भाग को डैश कहा जाता है। तीस्ता नदी के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? इसको देखते हैं ना, बाद में देखते हैं। चलिए इंग्लिश में देखें इसको पहले, हिंदी में देखें। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। 8 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी चाहिए भाई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में वो दूरी तय करती है। 1 घंटे में 48 चल रही है, तो 10 घंटे में कितना चलेगी? 480 किलोमीटर चलेगी। वो कह रहा है इसको 8 घंटे में दूरी को तय करना है, तो क्या स्पीड हो जाएगी? अब 8 से डिवाइड कर दूं इसको, तो 8 छिंग 48 60। तो 60 की स्पीड से चलना पड़ेगा उसको, पहले 48 से चल रही थी। तो कितना प्लस करना पड़ेगा इसमें? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देखें हम, हिंदी में देखें। डिक्शनरी के क्रम में लगाना इजी क्वेश्चन। इनको हम कैसे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं, है ना। हमें पता है कि पहले 3 3 5 5, तो या तो पहले 3 आएगा या पहले 5 आएगा। तो 3 और 5 में से देख लो, 3 और 5 में से देख लो पहले कौन सा आएगा। ये COS, यहाँ पे T है और यहाँ पे M है, तो M पहले आता है, T M पहले आता है ना, MNOPQRST। तो ये पहले आएगा, ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा। तो 5 वाला खत्म और ये वाला भी, दोनों खत्म 5 वाले, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक एक 4 4। भाई 3 के बाद एक ही आना, 4 ही आना, दोनों में है, तो चेक क्यों करना फिर? यहाँ पे 2 है या 5 है, तो अब 2 और 5 में से चेक कर लो पहले कौन आएगा। ये 5 है और ये 2 है। COST देखो, COST यहाँ तक भी है कॉस्ट, ये भी कॉस्ट यहाँ तक भी है। सॉरी, कॉस्ट यहाँ तक है, इसमें भी कॉस्ट है, इसमें भी कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट से आगे का है इसमें, ये कॉस्ट पे खत्म है। तो यहाँ पे खत्म हो गया तो पहले ये आएगा, तो 5 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, तो ये वन ऑप्शन भी खत्म, केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। डिक्शनरी के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में चलें, अब हिंदी में चलें। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? वैजंती माला का नहीं पता भाई, बाद में देखते हैं अगर तुक्का वगैरह का लगाना होगा कुछ तो। इंग्लिश, हिंदी। 2011 की जनगणना यानी कि सेंसस के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लिटरेसी रेट किस यूटी का सबसे हाई है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है यूटी का तो लक्षद्वीप का सबसे हाई है, 92 के अप्रोक्स है शायद। और ओवरऑल जो है वो केरल का सबसे हाई है, और ओवरऑल में लक्षद्वीप सेकंड नंबर पे आता है इंडिया में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में देख लो आप और फिर हिंदी में देख लो। करण को 45 लिखा जाता है, तो अरुण को किस प्रकार लिखा जाएगा? करण को 45, सबसे पहले इनके जो प्लेस वैल्यू उसको प्लस करके देखो, अगर आंसर नहीं आता तो फिर उनके अपोजिट्स को प्लस करके देखो, ठीक है। फिर उसके बाद वॉवेल कॉन्सोनेंट वो अलग होता है, ठीक है। के की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 4 14, ठीक है। 8 और 2 10, 14 1 15, 3 और 1 4, तो 45 आ गया, बिल्कुल सही। यानी कि इजी क्वेश्चन है। 1 18 TU 21 एन, इनके प्लेस वैल्यूज को प्लस करना है बस। 8 हो तो 10 4 14, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके लिखा हुआ है इसके सामने। इंग्लिश, हिंदी। इसने बोला है ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो सबसे पहले वही आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? सबसे पहले एंड वाले पेयर को देखना है, ठीक है। जो लास्ट वाला पेयर होता है ना, इसको सबसे पहले चेक करना है। मोस्टली इसमें आंसर आ जाता है, अगर नहीं आता है तो फिर पहले वाले पेयर को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको देखें, डी से एक्स पे जाएंगे तो डी, सॉरी एक्स से डी पे जाना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी +6। टी से जेड पे जाएंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड +6। एल एम एन ओ पी क्यू आर +6। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू +6। भाई सब में +6 दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू वाले को देखो, जी से सी पे जा रहे हैं, तो सी से जी पे जाऊंगा मैं ऐसे करके, सी डी एफ जी +4, जी से के पे जी एच आई जे के +4, पी क्यू आर एस टी +4, जे के एल एम एन +4। तो भाई दूसरे पहले और दूसरे पेयर में +4 और +6 का डिफरेंस है, जो कि सभी में सेम है। तो सी से एक्स पे जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट भी दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स का आपको रटा हुआ होना चाहिए, एक तो नंबर और एक इनका अपोजिट, ठीक है। और अगर अपोजिट आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं अपोजिट, तो जो अल्फ़ाबेट्स है ना दोनों को सम करके अगर 27 आ रहा है तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे सी का होता है 3 और एक्स क्या होता है 24, तो इनको 27 आ रहा है, बिल्कुल ही अपोजिट है। जी और टी अपोजिट है क्या, टी से 20, जी से 7, बिल्कुल अपोजिट है। पी और एल अपोजिट है क्या, ये अपोजिट भी सारे ही हैं क्या। पी और एल अपोजिट है क्या, बिल्कुल 27 है। Q7 J10, जे के 10 Q7 ये भी अपोजिट है कि अच्छा 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 ये 12 है। मैं कह रहा यार इसमें ऐसा और कौन सा लॉजिक लगेगा। P16 और L कितना है, के L 12 होता है L, ठीक है। तो ये 28 है, यानी कि इसमें अपोजिट नहीं दे रखा बीच वाला पेयर, बाकी सब में अपोजिट दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये हमारे मॉक में, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। जेड वी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जेड जो है वो वी के दाएं से दूसरे स्थान पर, एक और दो दूसरे स्थान पर आ गया जेड वी के। और वाई के ठीक बाएं बैठा है, जेड वी के दाएं से दूसरे स्थान पर, वाई के ठीक बाएं, तो वाई के ठीक बाएं बैठा है जेड। जब यहाँ पे और से जोड़ दिया जाए ना दूसरा सेंटेंस, तो और का मतलब होता है ये पहले वाले के बारे में बता रहा है। और अगर यहाँ पे जो की लिख दे, जो की मतलब फिर ये दूसरे वाले के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और बोला है, तो यानी वाई के ठीक बाएं कौन बैठा है, जेड, तो जेड वाई के ठीक बाएं बैठ गया, ठीक है। यू और वी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, देखो वी यहाँ पे है, और अगर यू यहाँ होता तो इनके बीच में एक व्यक्ति हो जाता, लेकिन यू यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ जेड बैठा है, तो यहाँ पे बैठेगा यू एक छोड़ के, ठीक है। तो ये यू यहाँ बैठ गया, इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कितने लोग हैं पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पूरे हो गए। इसने बोला डब्ल्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यू के बगल में नहीं बैठेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बैठेगा यहाँ। दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर अपना जेड, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें। निम्न में से कौन, निम्नलिखित में से अनपचाई शर्करा कौन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, ठीक है। और रिड्यूसिंग जो होती है वो ये दोनों होती है, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। ये तो आपने 9th क्लास की या 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा ना। चलिए इसने क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। तो एलसीएम क्या है, बराबर है एचसीएफ का 20 गुना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और एलसीएम प्लस एचसीएफ ये दे रखा है, ठीक है जी। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है, तो क्या मैं एलसीएम की जगह, ये देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 20 है, यानी कि 20 एचसीएफ है, तो एलसीएम की जगह 20 एचसीएफ रख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं यहाँ ये रख दूं कि 20 एचसीएफ, ये एलसीएम की वैल्यू है ना 20 एचसीएफ प्लस एचसीएफ, बराबर कितना हो गया 2520, तो ये दोनों मिला के 21 एचसीएफ हो गए। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 21 इंटू में होता है, यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 21 आ गया, तो 21 एकम 21, 4 बचा, 21 दूनी 42, 0। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 120, ठीक है। एक बार कलर बदल देते हैं, बिल्कुल। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 120, और एलसीएम क्या है एचसीएफ इंटू 20, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400, ठीक है। बोल क्या रहा है, इसने पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताना है, तो एचसीएफ कितना है हमारा 120 आया है, और एलसीएम कितना है 2400 आया है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2300, 2280, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। अब इसको इंग्लिश हिंदी में क्या ही देखना था, खैर। 16 सेक स्क्वायर ए माइनस 16 और 10 स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैसे, जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस 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 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये होता है, तो अगर मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, है ना।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 16 एकम 16। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल के किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो काफी बार पड़ा हुआ ये, शायद पीसीएस में भी पूछा गया 2-3 बार, यूपीएससी में भी शायद 1-2 बार आया होगा, क्योंकि मैंने ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज में ही पढ़ा था शायद। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किस लवण की ज्यादा मात्रा के कारण होता है? नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा के कारण होता है। चलिए इंग्लिश में देखें, उसके बाद हिंदी में देखें। कलर बदल देते हैं, रेड करते हैं। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो भाई एक तो फादर है और एक सन है, ठीक है। पिता की आयु कहाँ गया? पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु कितनी हो गई? 4 गुनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो अगर हम 10 वर्ष बाद जाते हैं तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पिता की आयु 3 गुनी होगी पुत्र से। ठीक है, ये इनका रेशियो बना के चल रहे हैं हम। 10 वर्ष बाद की बात है। तो जब हम 4 से 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 3 तक पहुंच पाएंगे क्या? ज़्यादा होना चाहिए ना 10 वर्ष बाद, तो एज इसकी। तो इसको रेशियो को हमें सही से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं रेशियो को सही? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इनके बीच का डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। तो भाई डिफरेंस सेम कैसे बनाएंगे? ऊपर 3 नीचे 2 है, तो अगर मैं नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 बन जाएगा। ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो इस डिफरेंस को मैंने ऊपर के लिए इंटू 2 किया और नीचे के लिए इंटू 3 किया। तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 रेशियो 1 दूनी 2। ठीक है, और नीचे कितना हो गया? 3 दूनी 6 रेशियो 3 एकम 1 सेकेंड। 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2। ठीक है, और 3 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। जब भी मैं कहूँ यहाँ पे फिर से 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस कैसे हो गया? 3 तिया 9 और 2 तिया, सॉरी 1 तिया 3। ठीक है, इसमें दोनों में मैंने इंटू 3 कर दिया और ऊपर दोनों में इंटू 2 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेशियो बढ़ा और यहाँ से यहाँ तक भी एक रेशियो बढ़ा। और इस एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि एक्चुअली में तो 10 वर्ष बढ़ा है ना। तो इसकी इंटू 10 कर देंगे, 80 20 90 30। क्या पूछा इसने? पिता की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो पिता की वर्तमान आयु 80 है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए इसको और फिर हिंदी में देखते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? हम्म, नहीं पता भाई, इसके बारे में क्या ही देखना। इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी में देख लीजिए। मीना माता रोग मछली खाने से होता है जिसमें डैश का उच्च स्तर होता है। मीना माता रोग भी शायद ये भी पीसीएस का ही कोई क्वेश्चन है। ये मैंने पीवाईक्यू में पढ़े हुए हैं, शायद एक साथ ही आ रहे हैं क्या आज सारे? ये तो शायद एनवायरनमेंट में पढ़े थे ना, या किस में पढ़े थे? खैर, मीना माता रोग जो है इसमें मछली खाने से होता है जिसमें डैश का उच्च स्तर होता है। तो मीना माता रोग में क्या हो जाता है? पारे का हाई जो है लेवल होता है, आई थिंक, है ना? आर्सेनिक कैडमियम का तो नहीं होता। ठीक है। इंग्लिश हिंदी। तर्क के आधार पर, हाँ मतलब ये तर्क है, उसके आधार पर ये धारणा बनाई जा सकती है, यानी ये बताना है। 200 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, फिर भी लोग इसका ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हम क्या धारणा बना सकते हैं? फ्लाईओवर का निर्माण अनावश्यक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। जब फ्लाईओवर बनाया गया है इतने पैसा खर्च करके, तो कुछ आवश्यकता होगी जब भी तो बनाया गया है। हालांकि लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। फ्लाईओवर के निर्माण में समय, निधि और ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग किया गया है। और अनावश्यक मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए भाई, है ना? बल्कि हालांकि मैंने इसमें क्या बोला है कि इसमें आप मार्जिन ऑफ एरर लेके चलिए कि क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। एग्जामिनर दूसरा मान लेता है, आप दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो दोनों गलत लग रहे हैं। हम देखते हैं, लेट्स सी। इंग्लिश में जाइए और फिर हिंदी में जाइए। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में इतने इतने की स्पीड से चल रही हैं, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी तीसरी बार आ रहा है शायद, या ज्यादा बार भी आ चुका है। इसने बोला समान लंबाई की ट्रेनें हैं दो और समांतर पटरियों पर चल रही है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो अगर एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है ना? अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों। ठीक है, समान लंबाई की ट्रेन है, तो अगर एक की लंबाई एल है तो दूसरी की भी लंबाई, एक की लंबाई एल है तो दूसरी की भी एल है। ठीक है, और दोनों की स्पीड दे रखी है और दोनों एक दूसरे को पार कितनी देर में करती है? 12 सेकंड में।
दोनों एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेंगी, जितनी इन दोनों की लंबाई होगी उसका टोटल सम, है ना। दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों अपनी लंबाई के योग का डिफरेंस, योग का सम जो है वो उतना डिफरेंस, उतना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो ये एल है इसका डिस्टेंस, इसकी लेंथ एल है और इसकी भी एल है, तो ये टोटल दूरी कितना तय कर लेगी, एल प्लस एल। ठीक है, और दे क्या रखा है, टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और जब एक दूसरे के सामने से एक दूसरे को ट्रेन क्रॉस करती है तो उसमें हम निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, इन दोनों की स्पीड का सम। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड का सम कितना हो गया, 9 5 14, 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन टाइम किस में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड में दे रखा है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो केएम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़े से छोटे पे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, 18 × 8 = 144 और 8 × 5 = 40, तो ये हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड रिलेटिव स्पीड। बराबर टाइम कितना दे रखा है, 12 सेकंड, तो ये इधर गया तो 12 × 4 = 48, कितना हो गया, 480। और यहाँ पे 2L हो गया ये, तो L बराबर हो गया अपॉन में 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन डैश किस, अटल मिशन सॉरी अटल मिशन अमृत, अच्छा इसकी फुल फॉर्म है अमृत, किस मंत्रालय के तहत आता है, ये आता है आपका आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत। पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन और काफी फेमस है ये, पूछा एग्जाम, रियल एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए इंग्लिश हिंदी। इसने क्या बोला है, घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी लंबाई के लंबवत 4 कट देकर 5 बराबर भागों में काटा जाता है, और यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक टुकड़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का घन है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। इसने क्या बोला, घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी लंबाई के लंबवत 4 कट देकर 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो 1 2 3 4 5, तो एक कट ये, 1 2 3 4, 4 कट हो गए, 5 बराबर भागों में काट दिया। और प्रत्येक टुकड़े का जो आयतन है, यानी कि हर एक टुकड़े का आयतन कितना, 27 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यानी कि इनकी जो एक भुजा है, एक साइड है, ये जो क्यूब बनेगा इसकी एक साइड जो है वो 3 की होगी ना, क्योंकि जो क्यूब होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है 1 की क्यूब, और 1 की क्यूब कितना रहेगा, 27, तो यानी कि 3 की क्यूब है ना 27, तो 3 3 होती है 27, यानी कि इनकी हर एक साइड 3 3 3 3 होगी क्यूब की, बिल्कुल। तो क्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 3 यहाँ पे, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, पांचों की 3 3 3 3, तो लेंथ होगी 15। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी ना। हाइट कितनी है इनकी, 4 होगी, इसकी अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही होगी ना सब जगह, तो LBH होता है ना, तो हाइट इनकी 3 हो गई। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, चौड़ाई, वो भी इनकी 4 ही होगी, सॉरी 3, 4 क्यों कह रहा हूँ मैं, 3 ही होगी वो भी, है ना। लंबाई केवल 15 है, बाकी सब इनका 3 3 आना चाहिए ना, क्योंकि जो क्यूब बना है इसमें सब कुछ 3 3 है ना। तो इनकी LBH, तो इनकी LBH तो 3 3 है, बट जब इन सबको जोड़ के क्यूबॉइड बना देंगे तो लंबाई जुड़ जाएगी 3 3 3 3 सबकी, तो 15 हो जाएगी लंबाई, बाकी चीजें सेम रहेंगी, है ना। तो अब पूछा गया उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, एक बार कलर बदल देते हैं। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताना है, आपको पता है कितना होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, है ना। ठीक है, तो 2 × LB कितना हो गया, 15 × 3 = 45, प्लस BH कितना हो गया, 3 × 3 = 9, प्लस HL कितना हो गया, 15 × 3 = 45। ठीक है, तो 45 दूनी 90, 90 और 9 99, और 99 दूनी 198। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। असम में किसानों, मछुआरों और नाविकों द्वारा नदी देवी की पूजा करने के लिए मई के महीने में डैश त्योहार मनाया जाता है। ओणम तो भाई केरल का त्योहार है, असम का पूछ रहा है ना। ओणम केरल का, उगाड़ी, उगादी जो है वो भी केरल, कर्नाटक
तेलंगाना की साइड ही मनाया जाता है। भेलडिया कहाँ का है? लोसर आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है आई थिंक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में। हाँ शायद वहीं मनाया जाता है। तो यही नहीं है शायद, ये ही होगा असम का, है ना? क्योंकि बाकी सब तो असम से मेरे को दूर दूर तक नहीं रिलेटेड दिख रहे, तो ये होना चाहिए गेस वर्क। बाकी कुछ बच्चे खैर छोड़ो, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। इंग्लिश, हिंदी। क्या बोला इसने कि छः के विपरीत क्या आएगा? छः के विपरीत बताना है, तो छः कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इसमें क्या है? देखो यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ पे 3 और 2 है। जब दो पासों में दो फलक सेम हो, तो जो बचा हुआ होता है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 6 के अपोजिट क्या है? 5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। चलिए, एस ए और एस बी बाहरी बिंदु एस से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। तो वृत्त पर एक वृत्त है, इस पर बाहरी बिंदु एस, यानी बाहर एक बिंदु एस है, वहां से स्पर्श रेखा एस और एस ए और एस बी है। तो ये एस ए और ये एस बी, ये एस ए हो गया और ये एस बी हो गया। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार है कि एस ए बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण ए एस बी बराबर 60। तो ए एस बी बराबर 60 हो गया। ठीक है, पूछा किसने? ए और बी की लंबाई, यानी इसकी लंबाई बतानी है क्या होगी। देखो भाई, ये दोनों तो बराबर होंगे, सिंपल सी बात है ना। जो ऐसे करके ये जो स्पर्श रेखाएं होती है बराबर होती हैं, दोनों की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ठीक है, तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे ना। समद्विबाहु त्रिभुज के ये दो एंगल्स बराबर होते हैं। जो सी भुजाएं समान होती हैं उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी समान होते हैं। तो ये 60 है, और ट्रायंगल के सभी एंगल्स का योग क्या होता है? 180 होता है। तो इन दोनों का मिला के टोटल 120 होना चाहिए, क्योंकि 60 ऑलरेडी दे रखा है। और 120 को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 60 और ये भी 60। तो जब तीनों एंगल 60 हैं तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये भी 12 होनी चाहिए आई थिंक। और 12 ऑप्शन में है कहाँ? ये रहा ऑप्शन में। तो आई थिंक इसका 12 ही होना चाहिए ना। ए बी की लंबाई पूछी थी ना। ए बी कहाँ था? ऐसी तो था ना ए बी। हाँ ठीक है। इंग्लिश में देखिए और फिर हिंदी में देखिए। चलिए, इसने बोला कि दो चिन्हों को बदलना है, दो साइन को चेंज करना है, और देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो प्लस और इनटू को चेंज करेंगे, लेकिन मैंने इसमें बार बार आपको बोला है कि सबसे पहले डिवाइड को चेक करो कि डिवाइड जहाँ पे है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो सबसे पहले उस ऑप्शन को हटाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस और इनटू को चेंज करेंगे, डिवाइड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। लेकिन जब हम डिवाइड को देख रहे हैं तो ये क्या इससे हो पा रहा है क्या पूरा? 4 से 125। मान लो यहाँ पे प्लस की जगह इंटू आ गया, तब भी तो ये 4 से, अगर मान लो 4 नीचे आ गया इसके 4 से, ये तब भी तो नहीं पूरा कटेगा, है ना? तो ये डिवाइड वाला तो, सॉरी ये वाला तो ऑप्शन नहीं रख सकते हम इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं रख सकते क्योंकि इसमें डिवाइड को तो हटाना ही पड़ेगा यहाँ से। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें क्या बोल रहा है? माइनस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह माइनस, ये कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर डिवाइड रख देते हैं तो हो जाएगा डिवाइड 8/330 और इंटू में ये तो अब नहीं कटेगा, फिर से नहीं कटेगा ये तो, है ना? तो इसको भी नहीं रख सकते। जब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो उस ऑप्शन को पहले पुट नहीं करना, पहले लगा के नहीं चेक करना। प्लस और डिवाइड, तो डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड। तो 125 से 330 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, तो मैं इसको भी नहीं रखूंगा पहले। चौथे में देखो क्या है, इंटू और डिवाइड। तो इंटू की जगह अगर मैं डिवाइड रख देता हूँ तो पूरा कट रहा है। 8 चौक 32, 8 चौक 32, बिल्कुल ये पूरा कट रहा है। 8 चौक 32, 8 चौक 32 माइनस, अभी देखना है इंटू की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह इंटू, यहाँ पे इंटू आएगा। ठीक है, माइनस 330 प्लस 125 इंटू 4, 400, 500। ठीक है, तो 544 में से क्या घटाना है? 330 घटाना है। तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 में से 3 गया, 1, 5 में 2, 214। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, आप कैलकुलेशन से बच सकते हो अगर आपने इस तरीके से सोचा, तो ये तीनों ऑप्शन पुट ही नहीं करने पड़े आपको, एक ही ऑप्शन पुट करा उससे ही आंसर आ गया। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है एग्जाम में। किसी धारावाही चालक को डैश रखने पर कोई बल नहीं लगता। ये पिछले मॉक में भी आया था, मैंने छोड़ा था शायद, क्योंकि मेरी साइंस ऐसी है ना। तो इसका आंसर था शायद किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखने पर कोई बल नहीं लगता, ये था आई थिंक। क्योंकि मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, पता नहीं था, तो देख लिया था मैंने आंसर फिर, है ना? क्योंकि मॉक का यही तो फायदा है कि आपने जो गलत किया वो बाद में आप ना करें गलत। ठीक है, एक स्कूल की सुबह प्रार्थना में चंचल आगे से 8वें स्थान पर थी।
तो आगे से यानी कि यहाँ से 8वें स्थान पर कौन है? चंचल जी है 8वें स्थान पर, ठीक है। जबकि उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर कौन था? प्रिंस। प्रिंस 11वें स्थान पर है पीछे से, तो यहाँ से पीछे से कौन है? प्रिंस 11वें स्थान पर है, ठीक है। ये भाई पिछला हिस्सा है और ये अगला हिस्सा है, ठीक है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो चंचल आगे से 22वें स्थान पर आ जाती है। चंचल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे चंचल आ गई और यहाँ पे प्रिंस चला गया, ठीक है। तो चंचल अब कैसे? चंचल आगे से 22वें स्थान पर आ गई, तो जो चंचल है ये आगे से 22वें स्थान पर आ गई। अब ये ध्यान देना, ये पीछे से 11वें स्थान पे है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये पीछे से 11वें स्थान पर है तो इसके यहाँ पे पीछे 10 बंदे और होंगे, ठीक है। आई थिंक टोटल पूछ रहा होगा, है ना। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताना है। अब देखो चंचल आगे से यहाँ पे बैठी है, जो कि आगे से 22वें स्थान पर है, पीछे से 11वें स्थान पर है। तो यहाँ पे 22वां स्थान है आगे से, प्लस इसके पीछे 10 लोग और है ना। 11वां स्थान है तो पीछे 10 लोग और हैं, तो 22 और 10 32 लोग होंगे टोटल, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य में जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन करता है राज्यपाल, आर्टिकल 243 आई के तहत, आई थिंक, हाँ। इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। मेज, कुर्सियों और लैंपों के बीच के संबंध को अच्छी तरह से कौन सा डायग्राम दिखाता है? मेज, कुर्सी और लैंप। मेज, कुर्सी, अगर यहाँ पे फर्नीचर होता तो मेज और कुर्सी दोनों फर्नीचर के अंदर आ जाती। मेज, कुर्सी, लैंप, इससे हो सकता है रिलेशन इनका कुछ? मेज के अंदर, कुर्सी के अंदर, मेज के अंदर, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता, एक दूसरे के अंदर तो आएंगे नहीं। और ना ही ये तीनों चीजें एक चीज हो सकती है, तो दूसरा भी नहीं होगा। एक के अंदर दोनों भी नहीं आएंगे इनमें से कोई, तो आई थिंक तीनों अलग अलग ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें, इनको मिलाना है। फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया भाई, देखें कोई है मतलब का हमारे। पायरोमीटर होता है आई थिंक टेम्परेचर को मापने के लिए, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है आई थिंक, है ना। तो निम्न मात्रा, सतह का तापमान, वर्षा की मात्रा, तो तापमान को मापने के लिए क्या जाता है? पायरोमीटर का यूज़। तो 4 का सी होना चाहिए, तो सेकंड हो सकता है। और 4 का एक ही ऑप्शन में सी है। पायरोमीटर सतह का तापमान मापने के लिए यूज़ किया जाता है ना, पायरोमीटर। हाँ यार आई थिंक यही होना चाहिए, तो जब बाकी सबका गलत होगा तो शायद यही होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मेरे को बाकी का तो दिख नहीं रहा क्या है कनेक्शन इनका। हम्म, चलिए ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए अगर किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 80% 20 दिनों में कर रहे हैं तो 1% इतने दिनों में करेगा, और इंटू 100%, तो 20 पंजे 100, 4 पंजे 5 पंजे 25, तो ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर देगा, है ना। ए किसी काम का 80% अगर 20 दिन में करता है तो पूरा वो कितने दिन में कर देगा? 25 दिनों में कर देगा, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो आप, 20 दिन में 80%, तो 1% इतने दिन में इंटू 100% इतने दिन में, ठीक है। फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है और शेष कार्य को 3 दिनों में पूर्ण करते हैं। तो बी ए के साथ जुड़ गया, तो अब ए प्लस बी जुड़ गए और उन्होंने शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर दिया। तो यानी कि उस काम का 20% इन दोनों ने 3 दिन में कर दिया। 3 दिन में कितना किया है? 20%, शेष काम तो 20% बचा था ना। तो अगर 20% ये दोनों मिलके 3 दिन में कर रहे हैं उस काम का, तो 100% कितने दिन में कर देंगे? 20 पंजे 100 और 3 पंजे 15, तो 15 दिनों में ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे। तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी होगी? 25 दूनी 50, तिया 75, तो 15 5 75, 25 तिया 75। तो ए अकेला 3 काम करता है, दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो बी अकेला 2 काम करता है। बिल्कुल। पूछा क्या है? बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? बी टोटल काम ये होता है, तो टोटल काम अगर 75 है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देगा? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 37.5 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये हमारे कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी है, और इनकी एक और है, कौन सी है? हरियाणा हरिकेन। ये पहले भी आ चुका है कई बार, क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, कई बार। BE2 GJ3LO5QT7, बी से ई, तो BCDE,
GHIJLMNOQRST, सब में 3 3 का गैप है। तो इनमें ऐसा पेयर देखो जिनमें 3 3 का गैप हो, तो 3 3 के गैप के दे रखे ना WX, तो WX 3 का गैप नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। VWXY 3 का गैप है इसमें भी और इसमें भी, तो 3 का गैप हो गया। अब नंबर्स का देखें तो नंबर्स का क्या हो सकता है, 2 से 3 1 का गैप, 3 से 5 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, पहले 1 का गैप फिर 2 का गैप फिर 2 का गैप। या फिर ये देखो 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स है, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, तो अगला 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। जब डिफरेंस से आपको नहीं पता चला तो मैंने देखा इसको, तो 2 3 5 7 ये क्या है, प्राइम नंबर्स है ना। बिल्कुल। चलिए इंग्लिश में देख लीजिए इसको, हिंदी में देख लीजिए। 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी। भाई ये सब न्यूमेरिकल मेरे को नहीं आते साइंस के, बिल्कुल ज़ीरो साइंस में मामला। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, आप जिस महिला को तस्वीर में देख रही हैं वह आपके पति हैं। यानी कि वो महिला जो है, महिला, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा है, ये महिला उसकी पत्नी है, ठीक है, व्यक्ति की, तो वो कह रहा है आपके पति, तो यानी इस महिला के जो पति हैं, तो वो खुद व्यक्ति खुद है, ये व्यक्ति खुद है ना, क्योंकि वो अपनी पत्नी से कह रहा है ना कि आपके पति, तो वह आपके पति की पत्नी के इकलौते पुत्र, तो इनका इकलौता पुत्र है कोई, पुत्र के माता, तो पुत्र की माता ये, की माता, तो इनकी माता है। ठीक है, वह व्यक्ति महिला की तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। आप जिस महिला की तस्वीर को देख रही हैं, तो ये महिला की तस्वीर है, तो वह व्यक्ति कौन है, ये वाला व्यक्ति है, तो व्यक्ति इनसे कैसे संबंधित है, इनकी बेटी का पति, तो बेटी का पति कौन होता है, दामाद, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटकर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात इतना है, तो अंकों के योग और अंतर के बीच क्या अंतर है। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर इतना है और अंकों का अनुपात इतना दे रखा है। अंकों के योग और अंकों के अंतर के बीच का अंतर पूछ रहा है, लेंदी कर दें थोड़ा सवाल। अच्छा आपको ये पता है, देखो अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसका एक अंक क्या होता है 10x, और दूसरा क्या होता है y, है ना, क्योंकि इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि उनके जो डिजिट्स का अंतर होता है ना, ये आता है उनके बीच का अंतर। जैसे जो एक संख्या है, मान लो कोई भी संख्या है, मैंने कहा 10x + y, ये एक संख्या है, इसको उल्टा करके क्या संख्या बनेगी, 10y + x, ये तो इनके डिजिट्स होंगे ना, ये तो डिजिट्स होंगे इनके, बिल्कुल होंगे। ये इकाई का होगा, यहाँ पे दहाई का, अब इनके अंकों को बदल दिया, इकाई का अंक दहाई पे, दहाई का अंक इकाई पे, तो इन दोनों के जो डिफरेंस होता है ना, इनका बीच का अंतर दे रखा है 54। अंकों को पलटकर प्राप्त की गई संख्या के बीच का जो अंतर होता है, अगर मैं इसको 9 से भाग कर देता हूँ, तो ये जो आया ना 6, ये इनके अंकों के बीच का अंतर आता है x - y, ये आया 6। समझ पाए बात को। अगर नहीं समझ पाए तो आप इस तरीके से बेसिक से करके देख सकते हो कि भाई एक बार संख्या ये थी, ठीक है, दूसरी बार संख्या क्या है 10y माइनस सॉरी प्लस x, और इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, पलट के बनी संख्या 54। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो यहाँ पे 9x बचेगा और 9y बचेगा, ठीक है, माइनस में 9 कॉमन होके वापस इधर आ जाएगा, तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इनके अंकों का जो अंतर है ना, उसको निकालने के लिए जो संख्या पलटकर बनी है और जो संख्या पहले थी, उनके डिफरेंस को 9 से भाग कर दो, तो x - y आ गया 6। कलर बदलते हैं हम जी। बोला है संख्या के अंकों का अनुपात 3:1 है, तो x और y का डिफरेंस, तो अगर मैं ऐसे मान लूँ 3 और 1, ये x और y है, ठीक है, तो x जो है y का 3 गुना है, तो y बराबर कितना है 3x है ना, सॉरी x बराबर 3y है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, x जो है y का 3 गुना है ना, तो x बराबर 3y है, बिल्कुल। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3y रख दूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, तो 3y - y बराबर कितना हो गया 6, तो 2y की वैल्यू यहाँ पे 3 में से y गया 2y, 2y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू 3 आ गई है तो इंटू 3, y की वैल्यू वैसे तो एक है रेशियो में, लेकिन एक्चुअली में कितनी आ गई 3, यानी इंटू 3 है, तो इसकी भी इंटू 3 आ जाएगी 9।
ठीक है, कलर बदल देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो इसकी वैल्यू आ गई 9 और इसकी आ गई 3। तो दोनों अंक मुझे पता चल गए। बोल रहा है अंकों के योग, यानी इनको एक बार जोड़ना है, 9 3 12। और अंकों का डिफरेंस, अंकों का अंतर कितना है, 6। इनका अंतर बताना है, तो इनका अंतर कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी लेंदी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आज। इंग्लिश हिंदी। के का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर द्विघात समीकरण के मूल मूल बराबर हों। मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है आपको पता है ना, b² - 4ac बराबर होता है 0। ठीक है, तो आपको बताइए क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है ना। तो ax² मतलब x² का जो मल्टीपल है वो a होता है। पूछा क्या आपने, b², तो b² ये होगा। तो b 4 चौक 16 माइनस 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है k बराबर 0। तो ये कितना आ गया, 16 माइनस 16 k बराबर 0। तो ये 16 k इधर चला गया तो प्लस का 16 k बन गया। k बराबर कितना हो गया, 16 अपॉन में कितना आ गया, कहाँ गया, हाँ ये 16 अपॉन में 16 कितना आ गया, एक। एक तो ऑप्शन में नहीं है, ये क्या हो गया, b² - 4ac बराबर होता है 0। ठीक है, तो b² बी, अरे यार b ये है 4√3। मैंने 4 मान लिया, b जो है x का मल्टीपल होगा तो 4√3 होगा ना। तो b² - 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है k। ठीक है ना, बराबर 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 16 तिया 48 माइनस 16 k बराबर, अब ऑप्शन में है ना 48 3, हाँ 3 हैगा। ठीक है, तो ये 16 के इधर गया तो +3, तो ये 16 इधर आ जाएगा अपॉन में, तो के की वैल्यू आ गई 16 3 48। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी। एथेनॉल पर लिटमस का क्या प्रभाव होता है। एथेनॉल पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं होता। ये पीवाईक्यू में पहले भी आया था शायद, और ये शायद किसी मॉक में भी आ चुका है पहले। ठीक है, तो एथेनॉल पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं होता। लिटमस एथेनॉल के प्रति उदासीन होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखते हैं। ये बराबर ये पूछा क्या है, ये इसने पूछा है भाई आपको इसकी वैल्यू। तो ये बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ये, x + y + z है ना। और x² होता है, आई थिंक x² + y² प्लस z² माइनस xy, yz और za, माइनस माइनस होता है ये सब, है ना, ऐसे होता है। तो x + y + z दे रखा है, x² + y² + z² दे रखा है। एक्स वाई वाई जेड और जेड ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर दें। तो क्या होता है, x + y + z का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा x² + y² + z² +2a 2ab मतलब 2xy + yz + za, है ना, यही तो होता है बिल्कुल। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, 100। तो 100 बराबर x² + y² + z² बराबर 30 दे रखा है। तो ये 30 + 2, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो ये यहाँ पे रख दिया, बराबर 100 है। तो ये 30 इधर चला गया तो 70 में से 30 गया 100 में से 30 गया 70। और यहाँ पे 2 इंटू में, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में आ गया तो 35। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 35 रखनी है बस। कलर बदल देते हैं, कलर बदल के वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, x + y + z कितना है 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है इसकी x² + y² + z की है 30। अब ये माइनस बाहर कॉमन में ले लेंगे तो xy + yz प्लस ये सब हो जाएगा प्लस में। तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है 35, है ना। माइनस में आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल आंसर माइनस में ही है। तो इनका डिफरेंस आएगा -5। तो 10 पंजे 50, तो माइनस का 50, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी। इंग्लिश में देख लें और फिर हिंदी में देख लें, टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, जल्दी जल्दी से चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो अगर मैं मान लूँ कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसने मार्क प्राइस कितना अंकित किया है, 110 रुपये अंकित किया है। छूट देने के बाद में 5% का लाभ अर्जित करता है, तो छूट बतानी है। तो ये मार्क प्राइस इसने इतना अंकित कर दिया 10% ज़्यादा। अब छूट दी इस पे कुछ,
और 5% का लाभ, मतलब 105 रुपये में बेचा होगा ना। 5% का लाभ जब भी तो होगा जब 105 में बेचेगा। ठीक है। बोल रहा है कितनी छूट दी है इसने, तो 110 रुपये में 5 रुपये की छूट दी है ना। मार्क प्राइस पे 5 रुपये की छूट देने के बाद ही तो 105 का बिकेगा ये। तो 110 पे 5 रुपये की छूट इंटू 100, जीरो से ये जीरो खत्म। ये तो होगा 50/11, तो 11×4 = 40.6 बचा ना, तो 11×5 = 55, 4.5 समथिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। इंग्लिश, हिंदी। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश, हिंदी। 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 2021 में साइकिल की बिक्री में साइकिल की बिक्री में कितनी कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में? तो देखो, जिससे तुलना करवाए ना उस पे कमी निकालनी है, हमेशा ध्यान रखना। पिछले वर्ष की तुलना में तो यानी कि 200 की तुलना में कितने की कमी आई है? अगर ये खाली ये कह देता कि कितनी कमी आई है, हाँ तब भी वैसे ही निकालते हैं। हाँ ठीक है। तो 200 से कितना हो गया? 145 हो गया। तो 200 रुपये पे कितनी कमी आई है? 55 रुपये की। तो इंटू 100 करेंगे, तो 100×2 200, 2×4, इधर गया 2×7 = 14.5, 27.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? 27.5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इसने क्या पूछा इसने? ब्लिस दी यूथ किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखें भाई, ब्लिस इसमें है, इसमें भी ब्लिस है, इसमें भी ब्लिस है। ब्लिस दी इसमें है, ब्लिस दी इसमें नहीं है। ब्लिस दी इसमें है केवल, और ब्लिस दी इसमें है केवल। ठीक है। और यहाँ पे स्पेस अलग है, यहाँ पे बेड अलग है। देखो यहाँ पे दो शब्द सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि इनके जो दो कोड होंगे वो दोनों के सेम होंगे। देखो आई एस इसमें है, नहीं है। जेके इसमें है, जेके इसमें है। टीएच इसमें है, टीएच इसमें है। यानी कि ब्लिस और दी का हमें पता चल गया कोड क्या है, जेके और टीएच। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जेके देखो, इसमें जेके नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म। इसमें जेके टीएच है, बिल्कुल है। इसमें भी है, इसमें जेके है, टीएच नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है। हमारा रह क्या गया अब? यूथ। तो यूथ कहाँ पे? यहाँ पे है यूथ। और कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं। तो इनमें से जो कोड है वो एक यूथ का होगा। ठीक है। तो यूथ का कोड, अब देखो इन दोनों में से देख लेते हैं हम। डब्ल्यू एन इसमें है, डब्ल्यू एन इसमें है। जीडी इसमें है क्या? जीडी, जीडी इसमें है नहीं। तो यूथ का कोड ही नहीं हो सकता जीडी, क्योंकि भाई यूथ यहाँ पे है तो इसका कोड यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो जीडी नहीं हो सकता इसका कोड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाले केवल बचा। इस तरीके से आपको इसको करना है स्मार्टली। इंग्लिश में, फिर हिंदी में। ऊष्मा किसी वस्तु के तापमान को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, क्यों नहीं, ये तो मेन काम है इसका। ऊष्मा किसी वस्तु की अवस्था को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, पिघला सकती है कठोर को। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन की दर बढ़ा सकती है? परिवर्तन की दर बढ़ा सकती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है भाई, क्यों नहीं बढ़ा सकती। तीनों सही होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। मच्छर बहुत हो गए भाई। इंग्लिश में देख लें इसको, और फिर हिंदी में देख लें। उस विकल्प का चयन करें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रचनात्मक चित्रकारों को की संख्या को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये रचनात्मक कलाकारी है, तो ये 5 और 2 ये वाले हैं। 7 या फिर 5। तो ऑप्शन, ये खाली ये वाले बता रहा है। ठीक है, यानी कि इनको इंक्लूड नहीं करा, तो इन दोनों में कॉमन 5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश, हिंदी। अगेन ये वाले क्वेश्चन, सबसे पहले पहले से पहले का लिंक देखो और फिर पहले से लास्ट का लिंक देखो। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो। ओ की वैल्यू कितनी होती है? 15। तो 15 से 17 + 2। आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। 18 से 14 -4 +2 -4। जी से कितना होगा? 7। तो 7 से 15 अगर हो गया तो ए और एन का एक साथ कैसे होगा? एक। तो ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। अगर हम एंड में देखें, ओ का 15, 3 18, -3 15। जी में +3 होना चाहिए, -3 कर रखा है। ए में कुछ है ही नहीं, और एन में +3। लॉजिक नहीं बन रहा इसका तो। ओ का अपोजिट बन रहा है क्या? नहीं, ओ का अपोजिट भी नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। तो क्या हो सकता है? इसने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं इसको इंक्लूड वो करा,
एक बार इसको लिख के देख लेते हैं ना, ऑर्गन। जब ना हो तो पहले सीधा लिखो, ऑर्गन में ओ का 15, 18, 7, 1, 14। ये सारे नंबर्स इसमें दिख रहे हैं आपको क्या? 15, 14, 17 नहीं, 1 और 7 और 18, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, 1, 7, 14, 15, 18, बिल्कुल सही। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया इन्होंने आज। यानी इन्होंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को, इनके प्लेस वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। तो इसमें 5 पहले आया, फिर ई के बाद एफ 6, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट की क्या होगा, एन की वैल्यू 14, ई की 5, सी की 3, के की 11। तो 3, 5, 11, 14, 3, 5, 11, 14 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये भाई। चलिए, मिरर इमेज बनानी है इसमें। टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, आधे क्वेश्चन में ही आधे से ज़्यादा टाइम जा चुका है, 1 घंटा बीत चुका। देखिए पी है, पी की मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऐसी। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, पी ऐसा बनेगा, ठीक है। पी के बाद यू, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी चेक ही मत करो। ये वाली आकृति यहाँ पे क्यू भी सेम है, वाई भी सेम है, सब में आर, आर अलग अलग है, तो आर को चेक करना पड़ेगा। आर कहाँ पे? लास्ट से चौथा, तो लास्ट से चौथा ये। तो आर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो आर यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, ये वाला ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, यहाँ पे ये 6 यहाँ पे सेम है, यहाँ टी जो है ये ऐसा है, और यहाँ टी ऐसा है, तो टी कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला सही है, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से आप इनको एलिमिनेशन से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लें और फिर हिंदी में देख लें। एक किसान 200 मीटर लंबाई और 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार खेत की बाड़ लगाना चाहता है। यदि प्रति मीटर बाड़ लगाने की लागत इतनी है, तो बाड़ लगाने की कुल लागत कितनी है? लंबाई इसकी 200 मीटर है, और पूरा एरिया कितना है? 3000 वर्ग मीटर। तो एल इंटू बी होता है एरिया, और ये कितना दे रखा है? 3000। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 3000 अपॉन में 200, 2 जीरो से गई 1 और 5, तो ब्रेथ हो गई इसकी 15। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मच्छर लग रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। 15 और 200 क्या आ गया? अब इसने बोला बाड़ लगानी है ना, फेंसिंग करनी है इसकी साइडों में, और वो उसके परिमाप पर होती है। तो परिमाप कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी हो गया 215। तो ये कितना हो गया? 430। ठीक है, इसका 430 मीटर का साइड का क्या है? परिमाप है। और लागत कितनी है? 5 रुपये प्रति मीटर। तो इतने मीटर पे 5 रुपये की लागत से जीरो, 3 पंजे 15, 5 1 20 और 1 2150। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी। पश्चिमी तटीय मैदान को जलमग्न तट रेखा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। जो पश्चिमी वेस्टर्न जो वो है ना, प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन जो है वो जलमग्न तट रेखा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें एस्चुअरी होती है, कोई वो नहीं होता, डेल्टा नहीं बनता। ठीक है, तो पहला कथन तो सही हो गया। ठीक है, तटीय मैदान बीच में सक्रिय होते हैं और दक्षिण के नीचे की ओर बढ़ते हुए चौड़े होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे वो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे आते हैं ना नीचे की तरफ, तो वो क्या होते रहते हैं? आपको पता है ना, इंडिया का मैप ऐसे होता है ना। तो ये इस तरीके से जो जाता है मामला, तो यहाँ से ये पतले होते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे वेस्टर्न घाट्स, सॉरी तटीय मैदान, सॉरी वेस्टर्न घाट नहीं, तटीय मैदान, ऐसे चौड़े होते चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों लगा दिया मार्कर? इस क्षेत्र से होकर बहने वाली नदी डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा तो नहीं बनाती इस क्षेत्र की नदियां, तो ये तो वैसे भी देखो, अभी बताया ना, एस्चुअरी बनाती है। पूर्वी तट पर बनते हैं जो डेल्टा है, ठीक है, क्योंकि ढलान ऐसा है नीचे की तरफ। तो सी तो वैसे गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा। चलिए इंग्लिश में देखिए, फिर हिंदी में देखिए। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रिजोल्यूशन होलोग्राफी होलोग्राफी सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? होलोग्राफी का तो आया था शायद, पता नहीं यार कौन सा होगा ये। इंग्लिश में देख लो भाई इसको, और फिर हिंदी में देख लो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत फोर्थ स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? यार करंट अफेयर का कोई आइडिया नहीं है, और यहाँ पे अगर यूएस है तो आई थिंक यूएस ही होगा भाई, फायर पावर जो भी होगा यूएस पहले स्थान पे होना चाहिए आई थिंक। तुक्का लगा रहे, लेट्स सी। इंग्लिश, हिंदी। हम्म, समीकरण नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। भाई कुछ नहीं पता मुझे, फालतू ये सब चीजें। इंग्लिश और हिंदी। चलिए, 400 का 60% प्लस 280 का के परसेंट। 400 का 60% कितना होता है? 400 का 60% होता है, देखो 10% 40, और 6 चौक 24, 240। ठीक है, प्लस 280 का के
परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। तो 0 से ये 0 खत्म, बराबर कितना है 296, ठीक है। तो ये है, अगर हम इसमें काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 10 बना देता हूँ, इंटू 10 कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे ऑलरेडी इंटू 10 है ही, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2400 प्लस 28K, है ना, अपॉन में 10। तो ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29660, है ना। ये 10 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 28K बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस 2400 करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो उस तरीके से कर लेना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 24 5 29, तो ये बचा 560। 28K बराबर इतना आ गया, तो 28 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो 28 दूनी 56, के की वैल्यू आ गई 20। तो के की वैल्यू पूछी थी ना, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं और फिर हिंदी में देख लेते हैं। सुनीता 24 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो आपको पता है सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ होता है, ठीक है। तो ये सुनीता पश्चिम की ओर जा रही है, तो वेस्ट की ओर जा रही है, कितना 24 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ी फिर से 24 किलोमीटर चली, फिर से दाएं मुड़ी और 28 किलोमीटर। तो भाई दाएं मुड़ के 28 किलोमीटर, यानी कि इससे आगे जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे भाई, ये 28 किलोमीटर, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिख रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देखें फिर हिंदी में देखें। सीरीज बन रही है, तो पहले पहली वाली सीरीज सी से ई जी आई ऐसे देखें, और फिर दूसरी सीरीज को देखें, तो सी से ई, सी डी ई +2 डी ई एफ जी एच आई जे के, +2 +2 हो रहा है, तो +2 देखो एक ही ऑप्शन में +2 दे रखा है, बाकी में तो दे ही नहीं रखा, तो ये गलत हो गए। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो दूसरी में देख लो, ई डी बी सी डी ई, तो यहाँ ए आएगा, और यहाँ सेकंड पे ए बी के वाली सी में आ रहा है, खत्म काम। और चेक ही मत करो, टाइम खराब क्यों करना। इंग्लिश में देखें और हिंदी में देखें। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है भाई विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसको इंग्लिश में क्या देखना, मिरर इमेज बनानी है, लो भाई बना दो मिरर इमेज। पहले टी आएगा, तो टी से शुरुआत करी, फिर यहाँ बड़ा यू है, यहाँ सब जगह छोटा यू है, तो यू कौन सा आएगा, बड़ा यू आएगा ना, बाकी सब जगह तो छोटा यू दे रखा है, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर केवल एक करेक्ट हो गया। बताओ, इतना इजी दे दिया ना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दोगे आप आराम से। इंग्लिश और हिंदी। एक चोर 120 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 7 8, डिफरेंस कितना एक का, और एक की वैल्यू 120। तो चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी, चोर हल्की स्पीड से भाग रहा होगा, है ना, कम स्पीड से भागेगा चोर जब भी तो पकड़ा जाएगा। तो 12 6 72 12 70 84, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे करना है, जब चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस होते हैं तो भाई यहाँ से 120 मीटर दूर है चोर, ये चोर है ये पुलिस है। चोर चोर ने भागना शुरू किया, पुलिस ने भी भागना शुरू किया, और ये दोनों यहाँ पे पकड़े गए। जब इस स्थिति में ऐसे होता है ना, जब मीटिंग टाइम सेम होता है, तो यहाँ पे स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है, सॉरी, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है। तो इनकी स्पीड कितनी है, 7 और 8, तो इन्होंने डिस्टेंस भी 7 और 8 ही ट्रेवल किया होगा। चोर अगर 7 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पुलिस 8, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस के बीच का जो गैप है वो कितना, 1 यूनिट, बट एक्चुअली में 120 का गैप है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर है। तो इसने पूछा चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर ने भाई ज़्यादा दूरी तय करी होगी, कम दूरी तय करी होगी ना, जब भी तो वो पकड़ा गया है, तो 12 7 84, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लो भाई और फिर हिंदी में देख लो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 157 होता है, या 156 दे रखा है यहाँ पे, 156 राज्यपाल होता है, 156। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। अगेन वही वाला सवाल आ गया ना ये तो। हाँ, तो x + y + z दे रखा है, एक्स वाई, अब यहाँ पे ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, ये पूछा है, तो भाई हम्म ऐसे कर सकते हैं आप इसमें कि x + y + z का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं दे रखा ना, कितनी आइडेंटिटी याद करनी पड़ती है यार इसमें, मेरे दिमाग से, अभी मैं करता हूँ इसको बाद में, है ना।
पहले इसको और दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इंग्लिश और फिर हिंदी। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर इतना इतना शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या बतानी है। तो भाई अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 10 शेषफल मिलता है, तो मैं पहले 15 से डिवाइड कर करके, हालांकि बड़ी संख्या है बट देखता हूँ जल्दी से डिवाइड करके अगर हो पाता है तो मामला। 15 दूनी 30, 12 इधर 15 अट्ठे 120, 10 शेषफल बच रहा है। अगर यहाँ 10 बच रहा था, यहाँ तो 10 बच ही नहीं सकते, 10 कम है ना, तो यहाँ 5 बचेगा। 15 यहाँ बचेगा ही नहीं, यहाँ शेषफल 10 है तो यहाँ बचेगा ही नहीं ना। देखो 15 दूनी 30, 12 15 अट्ठे 120, यहाँ 15 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। यहाँ 10 बच रहा है तो यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि ये 5 है, इससे 5 कम है ना यहाँ पे, तो यहाँ 5 बचेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 15 एकम 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना बचा 11, तो 15 सत्ते 105, कितना बचा 15 नहीं में 135, तो यहाँ पे भी 10 शेषफल बचेगा। अब और क्या क्या है इसमें भाई, 25 से 20 बच रहा, 25 से काटना है 20 बचेगा, 35 से शेषफल 30 बचेगा, 40 से 35 बचेगा। अगर मैं इसको देखूँ, अब मैं यहाँ इसको कर दूंगा, देखो अगर मैं इसको 40 से काटता हूँ तो 35 शेषफल बचेगा। तो अगर मैं इसमें से -35 कर दूँ तो 40 से पूरा कटना चाहिए। जब मैं इसमें -35 करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और जब यूनिट डिजिट 5 है तो वो 40 से कैसे पूरा कट जाएगा, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन बच रहे तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, हालांकि दूसरी अप्रोच भी आपको पता होगी, नहीं पता तो बता देते हैं कि इनका जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे देख लें 5 है, इसका डिफरेंस भी 5 है, इनका भी 5 है, सबका 5 है ना। तो यानी कि इनका एलसीएम लेके, या एलसीएम क्या, अगर मैं इन सब में 5 5 जोड़ दूँ ना, सब में 5 5, अगर मैं इन सब में 5 5 जोड़ दूँ तो ये सारी संख्याएं, इनमें से वो संख्या देखनी पड़ेगी जो सबसे कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, मैं तो भाई इसी तरीके से करता हूँ, ऑप्शन से काट देता हूँ, खत्म आंसर। इंग्लिश में देखें और हिंदी में देखें। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को इस रूप में भी जानते हैं। पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, जड़ता का सिद्धांत। ये पहले भी आ चुका है ना। हिंदी। भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन के बारे में श्री अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ये तो पहले भी आया था ना, ये थी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ये पहले भी मॉक, किसी मॉक में आया था। ठीक है, चलिए इंग्लिश और हिंदी। ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी तो भाई पुर्तगाली गवर्नर पहले वाले जो थे उन्होंने लाई थी ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पूछा क्या उद्देश्य, संबुद्ध बनाए रखने। हाँ। नीति किसके द्वारा लाई गई थी, लो ये तो वैसे ही, 3 गवर्नर थे ना पुर्तगाली, उसमें से पहला जो था उसने इस नीति को इंट्रोड्यूस किया था। इसको कार्टेजा अल्मीडा वगैरह भी कहते थे। ठीक है, चलिए आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल इतना इतना है, विकर्ण बताना है। देखो विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है L² + B² का रूट। ठीक है, परिमाप क्या होता है 2 × L + B बराबर कितना है 40। ठीक है, तो L + B कितना हो गया भाई 20 हो गया, है ना, ये दो इधर आके डिवाइड में आ गया। ठीक है, एरिया क्या होता है L × B होता है, तो L × B कितना दे रखा है 72। ठीक है, ये 72 दे रखा है। L² + B² मेरे को चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, इधर भी स्क्वायर कर दूँ और इधर भी स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A² + B² + 2AB, तो 2 × LB, तो LB की वैल्यू कितनी है 72, बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4, 400। ठीक है, तो L² + B² बराबर आ गया, ये कितना हो गया 144, जो कि 400 में से माइनस करना पड़ेगा, इधर जाएगा तो है ना, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया L × B 2 × LB 144, इसमें से कितना बचेगा 6, और अबे भाई क्या हो गया 50, 256 बचा ना, 460, 300 और 400, हाँ 256 बचा L² + B², और L² + B² का रूट हमें चाहिए, तो ये 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। एशिया कप 2027 का आयोजित किया गया AFC का, नहीं पता यार इसके बारे में कुछ भी। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, इंग्लिश में देख लो भाई इसको। विद्युत ऊर्जा का होता है KWH, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा, KWH होता है ना। भाई ये सब सवाल मेरे को नहीं आते भाई, मैं स्किप कर देता हूँ उनको तुरंत ही। इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। इसने क्या बोला है, किस वर्ष में प्रति 1000 टन मूल्य न्यूनतम था।
यानी कि 1,000 टन का मूल्य प्रति वर्ष में, किस वर्ष में प्रति, यानी 1,000 टन का मूल्य किस में न्यूनतम है। ये जो है क्वांटिटी इन थाउजेंड्स है, ये क्वांटिटी दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है कि इतने 1,000 टन इतने में बेका। 1,000 टन की वैल्यू निकालनी है ना, तो इन चारों में निकालनी पड़ेगी आपको। देखो भाई, 410 टन, सॉरी 410 जो है करोड़ रुपए में बेका है कितने टन को, 3,448,000 टन को। तो जब इससे इसको डिवाइड करूँ तो 1,000 टन की वैल्यू आ जाएगी ना। 340,000 टन 410 करोड़ में बेका। तो 1,000 टन कितने करोड़ में बेका, इसको अपॉन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मेरे को इसको इजी बनाने के लिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, 350 लिख दूँ। ठीक है, इसको इससे काटा, 35 से कम 35, 35 से कम 35, यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, है ना। इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो 35 दूनी 70, बट अप्रोक्स में चलना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो 35 पॉइंट लगाया तो 35 दूनी 70 तो नहीं कर सकते, 35 एकम 35, फिर बचा कितना, 5, 40, 50, 60, 25 बचा, और जीरो लगाया तो ये कितनी बार में जाएगा, 35 दूनी 70, 7 या 21, तो यानी 6 और 1 7, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ पे तो वैल्यू है 1.17 करोड़। ठीक है, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1,000 टन पे, वही सेम चीज़ करनी है। 320, अरे यार 320 को 270 से डिवाइड करना है, बिल्कुल इससे इसको काट दिया। 27 एकम 27, कितना बचा, 3 और 2 5, 50, 27 दूनी 54, बहुत अप्रोक्स आ रही है वैल्यू तो। कितना बचा 50, तो 27 एकम 27, और 23 बचा ना, 23 बचा, तो 27, और यहाँ जीरो लगा दिया तो 25 अट्ठे 200, 27 अट्ठे हो जाएगा ना, 8 7 56, 8 दूनी 16, 4 20 और 1 21, तो 8 से भी समथिंग कुछ ज़्यादा होगा ये। 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 20 4 24, 9 के समथिंग हो जाना चाहिए ये। ठीक है, तो ये 1.17 है, और यहाँ पे 1.19 रुपये है 1,000 टन की वैल्यू। जल्दी जल्दी से करते हैं ना, 350 अपॉन में 280, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इसकी कितनी आ गई, 1.4 एकम 4, 1 गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 1.25। इसकी कितनी आ गई, 450 अपॉन में 350, जीरो, 5 7 35, 5 9 45, 9 7 एकम 7, 2 बचा 7 दूनी 14, 1.2 समथिंग, तो 1.17 ये वाले में ही सबसे न्यूनतम आ रही है, ऑप्शन नंबर 2018। बहुत टाइम लग गया इसमें, जल्दी जल्दी से करते हैं। 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी। सोनालू पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, सोनालू पशु मेला। सोनालू कह रहा हूँ, सोनपुर, सॉरी, सोनपुर पशु मेला, सोनपुर, सोनपुर। यार सिक्किम का नाम तो, आई थिंक सिक्किम में ऐसा कोई नाम तो नहीं दिखना चाहिए, उड़ीसा, असम, ये जो 3 स्टेट दिख रहे हैं ना मेरे को, ये ऐसे नाम मेरे हिसाब से तो इन स्टेट में नहीं होना चाहिए। बिहार, इस नाम का मेला बिहार जैसी जगह पे हो सकता है, और शायद सोनपुर बिहार में ही हो। आई एम नॉट श्योर इस बारे में, लेकिन इन तीनों स्टेट्स में ऐसा नाम का मेला तो नहीं होना चाहिए ना, अजीब से नाम होते हैं इन तीनों स्टेट्स में तो। लेट्स सी, इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें, बहुत कम टाइम बचा, जल्दी जल्दी से इसको करेंगे हम। बी से सी, एफ जी एच +1 +2, के एल एम एन +3, एम एन ओ पी क्यू +4, यानी +1 2 3 4 ऐसे चल रहा है। तो जी से +1 एच, सब में एच है, ई एफ जी +2, तो जी आएगा, ये खत्म। ठीक है, +3 करेंगे, SSTUV, +3 करेंगे तो वी आएगा, ये खत्म, +4, 9 और 4 13, 13 का मतलब एम, तो एम आएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इंग्लिश और हिंदी। x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c, y² बराबर ये दे रखा है, 1/a 1/c की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि इसको 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चंस आरपीएफ में भी आए थे, मैंने आपको बताया था, इनको k मान लो। ठीक है, तो k की वैल्यू a अपॉन में a, 1 अपॉन में a, ठीक है, बराबर k की वैल्यू 1 अपॉन में b, बराबर k की वैल्यू 1 अपॉन में c। ठीक है, बिल्कुल सी है। इसने बोला है कि y, ये क्या है, ये x की वैल्यू आ गई, इस वाले x की, ये y की, ये z की। ठीक है, इसने बोला z इंटू एक्स, तो x इंटू जेड, इन दोनों की वैल्यू k
की पावर 1/a इंटू के की पावर 1/c बराबर क्या है वाई स्क्वायर, तो यानी कि इसका स्क्वायर है। तो ये क्या है, के की वैल्यू 2/b। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा ना, तो के अपॉन में 2 हो जाएगा, सॉरी के की पावर 2 अपॉन में b हो जाएगी। तो सबका बेस सेम है, तो यानी कि इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इंटू है तो प्लस कर देंगे, 1/a 1/c प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/b। और यही पूछा ना, आई थिंक 2/b का है यहाँ पे। ठीक है, जब ये इंटू में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बराबर ये दे रखा है। टाइम कम, जल्दी से भागते हैं इसके पीछे। क्या आया था हमारा, b/2 आया था, 2/b आया था, 2/b आया था। अरे यार, इंग्लिश हिंदी। एक क्रिकेट मैच में क्यू ने आर से कम रन बनाए हैं, तो क्यू ने आर से कम रन बनाए हैं, तो क्यू से ज़्यादा आर ने बनाए हैं। आर ने टी से अधिक रन बनाए हैं, तो आर ने टी से अधिक रन बनाए हैं, तो टी यहाँ कहीं होगा आर के पीछे। लेकिन यू जितने नहीं बनाए, तो आर से ज़्यादा यू ने बनाए हैं। ठीक है, टी ने एस से अधिक, तो टी ने रन एस से अधिक बनाए हैं लेकिन क्यू से कम बनाए हैं, तो क्यू ने टी ने एस से अधिक बनाए हैं, टी ने एस से अधिक बनाए हैं लेकिन क्यू से कम बनाए हैं। निम्न में से किसने अधिकतम स्कोर किया, तो यू ने सबसे अधिक किया है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देखें, फिर हिंदी में देखें। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकार में वस्तु के समान होती है। प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आकार में वस्तु के समान होती है। प्रतिबिंब और दर्पण, यार ये सब मुझे रिवाइज करना पड़ेगा साइंस का तो, बिल्कुल। चलिए, ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 के, देखो ए का 30% वेतन बराबर बी के वेतन के 3/5 वे के 20% मतलब 1/5 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3a बराबर, अगर मैं इस 10 को इधर भेज दूँ, इंटू 10 कर दूँ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, और इस 5 को इधर भेज देता हूँ, तो 3×5 = 15 हो गया। ठीक है, 15a बराबर 3 दूनी 6b। ठीक है, ये हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 और 3×5 = 15, तो 3 दूनी 6 और 3×5 = 15, तो 5a बराबर 2b आ गया। ठीक है, और बी का वेतन अगर 2400 रुपये है, एक सेकंड, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है। 5 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो ए की वैल्यू बतानी है, 5 यूनिट की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू बतानी है, तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 दूनी 96, 960, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने पुट कर दिया। इंग्लिश में देख लें और फिर हिंदी में देख लें। 100 अंकों की परीक्षा में एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि कोई अन्य छात्र उत्तीर्णता अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। भाई 35 प्राप्त किए, 5 से फेल हो गया, तो यानी 40 अंक जो थे वो उत्तीर्णता अंक थे, पासिंग मार्क्स थे। इससे 50% अधिक, तो इससे 50% मतलब 20 अधिक, तो उसको 60 अंक प्राप्त करने होंगे। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम कम बच रहा है इसलिए जल्दी जल्दी से चलेंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश हिंदी, थोड़ा लेंदी पेपर था ये आज। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 6 चौक 24, 24 तिया 72, यानी इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, 72 चौक 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 28 80, ऑप्शन नंबर बी। ये तो सीरीज देखते ही पता लग गया, आप देख रहे हो इंटू का लॉजिक दिख रहा है सीधा ही। इंग्लिश हिंदी, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, इनको अभी देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। प्रवाही योजना इंग्लिश में देखें, और रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान आपको पता है क्या होता है, रोलिंग प्लान जो होता है वो एक एक वर्ष का प्लान था। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी ना, मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी। खैर, आगे चलते हैं। इसने बोला कि ऑड वन आउट काटना है आपको। तो अगर मैं देखूँ, ये सब स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ये 8 का स्क्वायर यानी कि +2 का स्क्वायर, 6 से 2 ज़्यादा है ना, ये इसमें +3 का स्क्वायर, 2 से 3 ज़्यादा 5 का स्क्वायर, ये 15 यानी कि 12 से 3 ज़्यादा, ये 13 यानी कि 10 से 3 ज़्यादा। तो इसमें 2 ज़्यादा का स्क्वायर, बाकी सब में 3 3 ज़्यादा का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, सिंपल। चलिए इंग्लिश हिंदी। गोंद कागज़, कागज़ को गोंद से चिपका सकते हैं ना, तो ईंट को किससे चिपकाते हैं, गारे से चिपकाते हैं ना, जो गारा बनता है मसाला। चलिए इंग्लिश हिंदी। कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट सेकंड के बारे में तो आपने पता है, काफ़ी फेमस शासक था उसका। महेंद्रपाल
भी उसी का था शायद। देवपाल, महेंद्रपाल भी, देवपाल भी, देवपाल भी था शायद। हम्म। भरत भट्ट नहीं था आई थिंक। भरत भट्ट ही नहीं होगा ये तो। तीन दो नाम तो कंफर्म थे, तीसरा भी सुना था उनकी होगा शायद वो। हिंदी में देखिए, सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में डैश द्वारा स्थापित। सत्यशोधक समाज किसने किया था? ज्योतिराव फुले। ये सभी बार बार आता है क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। चलिए इसमें देखना भाई क्या है। बी से वी, तो वी WXYZAB +6। तो ओ से एस या एस से ओ, तो ओ से एस जा सकते हैं, तो OPQRS +4। ठीक है। ई से ए या ए से ई, नहीं नहीं ये लॉजिक नहीं दिख रहा। लास्ट वाले में देखें तो एक्स अपोजिट है, ओ का अपोजिट है क्या? एल, नहीं ओ का अपोजिट एल नहीं है। तो अगर डिफरेंस देखें तो XYZAB +4 LMNO +3 ए, क्या है इसमें लॉजिक? XOB XYZAB +4 LMNO +3 ABCDE +4 ERSDV। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा क्या? BCDE, ए से वी नहीं हो रहा। बी से वी WXYZAB +6 SOPQRS +4 EABCDE +4 RLMNOPQR। अच्छा अच्छा, वॉवेल का लग रहा है इसमें। ये वॉवेल जो है वो +4 कर रहा है, बाकी सब कॉन्सोनेंट जो है वो -6 कर रहा है ना। ओ से PQRS +4 ABCDE +4 आर से -6 करेगा, वॉवेल में +4 बाकी में -6 LMNOPQR +6 -6। ठीक है, तो डी में भी -6 आएगा। ठीक है, तो ई में +4 EFGHI +4 I से होगा शुरुआत, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। एन में -6, तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, चेक ही मत करो। जे में -6 करेंगे तो कितना आएगा? जे कितना होता है? जे के पेन, -6 करेंगे तो 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें है। ठीक है, बाकी इसमें भी +4 करेंगे तो कितना आएगा? -4 नहीं करना, -6 करना है ना। तो ओ में +4 करेंगे तो OPQRS, तो एस इसमें है। मैंने -6 ही किया था ना, हाँ -6 किया था तो 4 आया था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। काफ़ी देर ले दिया इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था ये। इंग्लिश, हिंदी। अरे भाई, दो पीढ़ियों के 7 सदस्य हैं, QR दोनों, वी जिसका विवाह यू से हुआ है, की पुत्रियां हैं। तो वी जिसका विवाह किससे हुआ है? यू से हुआ है, कि दोनों पुत्रियां कौन कौन है? क्यू और आर, ये दोनों पुत्रियां हैं। पी आर का बहनोई है, तो पी जो है वो आर का बहनोई, यानी आर की बहन का पति जो है वो कौन है? पी है। टी वी की ननंद है, ये बहनोई है ना। टी जो है वो वी की ननंद है, तो वी पत्नी होगी और ये पति होगा, और इसकी बहन जो होगी वो टी होगी, तभी तो टी वी की ननंद हो पाएगी। ठीक है। यू एस का ससुर है, तो यू जो है ये ससुर है एस का, तो एस का ससुर है, तो इसका भी कोई पति होगा, वो एस होगा, और इसका ससुर है यू। ठीक है। यू पी से किस प्रकार संबंधित है? यू जो है वो पी से, पी का ससुर है ना यू, तो पी का ससुर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए, इजी क्वेश्चन था ये तो, वैसे मेरे को लगा इतना लेंदी क्वेश्चन आ गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। ये तो पहले भी आ चुका है कई बार। दीवार को सफेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना, धीमी अभिक्रिया, यार ये सब देखते मैं डर जाता हूँ। चलिए इंग्लिश और हिंदी। सभी चांद सूर्य हैं, तो सारे चांद जो हैं वो सूर्य हैं। कोई चांद तारा नहीं है, तो कोई भी चांद जो है ये तारा नहीं है। कुछ तारे ग्रह हैं, तो ये कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं। कुछ सूर्य ग्रह हैं, तो ग्रह और सूर्य का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा नहीं, तो ये गलत हो गया। कोई सूर्य तारा नहीं है, कोई सूर्य तारा नहीं है, ये भी मेरे हिसाब से नहीं है। ऐसा तो कंफर्म नहीं है ना, हो सकता है टी यहाँ पे कहीं हो। ठीक है, तो कोई चांद ग्रह, सॉरी कोई ग्रह चांद नहीं है, तो कोई ग्रह चांद नहीं है। ये सही होना चाहिए ना।
कोई ग्रह चांद नहीं है। तो कोई ग्रह, कोई भी ग्रह चांद नहीं है। कम से कम कुछ ग्रह तो चांद नहीं है। कोई भी ग्रह, या तो थ्री या तो कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता मेरे हिसाब से, तो सारे ही गलत होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये देखना है। तो इंटू का लगे, तीन चौक 12, लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं लग रहा है। एक बार डिफरेंस देखें कितना है। 40 50, 40 50 18 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का है? 57 67 77 21 का डिफरेंस है। तो कहीं तीन तीन का गैप तो नहीं है? 12 3, 3 + 9 12, 9 में +3 किया तो 12 का डिफरेंस 24, और 24 में 15, तो 5 4 9 3, तो 24। यानी कि जो डिफरेंस है ना, वो तीन तीन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ 3 12 का, फिर 3 15 का, ऐसे करके चलता जा रहा है डिफरेंस। ठीक है। अब इसको बाद में देखते हैं यार। अरे तेरी, इंग्लिश में देख लो भाई, हिंदी में देख लो। ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपए 8 वर्षों की अवधि में इतने हो जाते हैं। मूल दर की 3/4 दर पर 5 वर्ष में 4800 रुपये का मिश्रधन कितना होगा? इतने रुपए 8 वर्ष में इतने हो जा रहे हैं, यानी कि इसमें कितना प्लस हो रहा है? तो अगर मैं इसमें से 6600 घटा दूं तो 6 3 3 और 6, यानी कि इतने रुपए ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8 7 56, तो 4 3 7 8 ने 72, 8 दूनी 16। एक वर्ष का ब्याज इतना है। तो ब्याज दर निकालने में मेरे को कितने पे ब्याज मिल रहा है? 6600 पे। तो इंटू 100, ये जीरो से जीरो खत्म। 11 6 66, 11 7 77, 11 दूनी 22, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 12% इनके आ गई क्या? रेट। अगर 12% रेट है तो 12% रेट मूल ब्याज दर का 3/4, तो इसका 3/4, तो 3 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9% से 5 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा? तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी राशि? और पंजे 45, तो 45% ब्याज होगा, तो 145% हो जाएगी। अगर 100% ये है, पहले मैं 48 होगा, 45% ही निकाल देता हूँ। ठीक है, तो जीरो से जीरो खत्म। 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 अट्ठे 8 पंजे 40, चौक 32 और 4 36, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 17 18, 06 10 और 1 11, 2। तो इसमें मेरे को 2 1 6 0 जोड़ना है, तो 50,100। एक सेकेंड। 5 वर्ष में 48,000 रुपये का मिश्र धन कितना होगा? 48,000, अरे यार 48,000 था ना, तो ये 21,600 जुड़ जाएगा इसमें। तो 48,000 में 21,000, 0 0 6 9 6, 6 9 6 0 0। ठीक है, ये कोई इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं था, इजी क्वेश्चन था। जीवा से 6 मीटर जीवा की लंबाई बतानी। अभी देखते हैं इसका ना, पहले आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो भाई अलग ही क्वेश्चन है। एलेक्केराडी नृत्य किस राज्य का? एलेक्केराडी, एलेक्केराडी, तो ये साउथ का नाम लग रहा है, आई थिंक केरल का होना चाहिए। कौन सा सही नहीं है? मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये तो सही बात है। तो दृष्टि निर्बंध 1/16 सेकंड होती है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही सही है, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो ना तो एक ना तो दो होना चाहिए। ठीक है। कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं पड़ता? दर्रा जेले जेले प्लाजो है, ये सिक्किम में है, तो ये नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है। चलिए अभी हमारा लास्ट के जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो इजी सा कौन सा था? जीवा वाला, हाँ ये देख लेते हैं। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। व्रत में एक जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवा की दूरी 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है। एक जीवा खींची, इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई बतानी है, तो भाई इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ये कितना? ये 10 है। ठीक है, और ये भी 10 है, और ये 6 है। तो ये वाली, ये जो आधार है ये कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। तो 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x हो जाएगी ना। ऐसे मैंने मिला के इसको समकोण त्रिभुज बना दिया। 36 इसमें माइनस करूँगा तो 64 बचेगा, तो ये वाली 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, तो 8 और 8 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब भाई 85 ही क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन में हम तुक्का मारते हैं, लेट्स सी। तीस्ता पश्चिमी भाग को कहा जाता है, तीस्ता के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? तराई तो वो क्षेत्र होता है ना, भाबर तराई, ये सब आपने देखा होगा जहाँ से नदी निकलती है, तो पश्चिमी भाग।
तो इसका पूरी भाग तो इधर की तरफ बहता है, तराई, द्वार, ताल, दियारा। तो आई थिंक तराई होगा शायद, जहाँ से निकल रही है, तो तराई होगा ना, जहाँ से निकल रही है नदी। लेट्स सी। अभिनेत्री वैजयंती माला, तो वैजयंती माला तो भाई नॉर्थ का नाम लग रहा है, तो शायद कथक से रिलेटेड हो। आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। 38 डेप्टोमीटर, भाई क्या क्या है ये, ऐसे साइंस के क्वेश्चन बनाए ही क्यों। अबे यार, अब इसके लिए आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा इसमें तो। 78 कौन कौन सा था। प्रतिबिंब, 2 मिनट में इसको देखें, क्या भी देखते हैं, 78 वाले को भी देखते हैं। और फिर 82 में क्या है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ। प्रोटीन, तो प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है, तो भाई 2 का तो सी होना चाहिए। 2 का सी केवल एक ही ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में। ये तो मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया, तो तभी हो जाता। प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है ना। सी कार्बोहाइड्रेट चीनी में होना चाहिए आई थिंक। तो 3 का ए है ना, बिल्कुल सही। तो ये वाला भी भाई हमने क्यों छोड़ दिया पता नहीं। 91, नहीं पता। 94, एस्पार्टम। फ्रेओन, फ्रेओन होता है भाई आपका रेफ्रिजरेंट, ये आप एनवायरनमेंट में पढ़े थे। फ्रेओन, बी का तो 4 होना चाहिए, 2 ऑप्शन में बी का 4 है। और तो किसी का कोई आइडिया नहीं है। तो बी का 4 2 ऑप्शन में, तो सी लगाए थे, आंसर सी ऑप्शन ऐसे है ना। हमें प्रिय है ज़्यादा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आंसर फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या रह गया भाई, कितने क्वेश्चंस, 89 हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक आध में तुक्का मार दें क्या। 89 तो बहुत कम अटेम्प्ट है भाई। डेप्थोमीटर 54, 56, 64, 70, 72 में क्या था, 78। हाँ, इसमें क्या था, आकार में वस्तु के समान होती है क्या प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में कथन। समतल दर्पण द्वारा जो बनाए गए प्रतिबिंब होता है वो आकार में वस्तु के समान होती है। जो प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण द्वारा समान बनता है वस्तु के, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होती है। बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होती है, आई थिंक ये भी सही बात है ना। दोनों की दूरी उसके अबे यार, टाइम ही खत्म हो गया। तो अच्छा पेपर था यार आज का, तो इनका ग्रुप डी का भी लेवल अच्छा था। लेट्स सी क्या स्कोर आपका रहता है। तुक्के कम मारे हैं ना आज, तो तुक्के मारने का उतना टाइम नहीं बचा था कि तुक्के मार पाते। और ये तेरी, तुक्के कम मारे फिर भी 4 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। डिसअपॉइंटिंग है ये। 4 क्वेश्चंस कैसे गलत हुए भाई, लास्ट में हमने तुक्के मारे हैं, शायद वही तो नहीं गलत हो गए। बट 4 क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए ना। चलो भाई, फिर से हमारे 85 ही करेक्ट हुए बस, मतलब 85 करेक्ट हुए, और नेगेटिव मार्किंग हटा के इतने मार्क्स हुए। और 4 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। बाकी हालांकि मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, जो ग्रुप डी वाले हैं ना, हालांकि उनकी साइंस अच्छी होगी, बच्चों की काफ़ी अच्छी होती है साइंस, सबकी नहीं होती, जैसे हमारी बिल्कुल ही ख़राब है। तो जिसकी साइंस ठीक ठाक है, बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो फिर बाकी जो सेक्शंस है ना, उन पे अगर आप ध्यान दोगे, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। अगर आपकी साइंस नहीं अच्छी है, तो साइंस के क्वेश्चन, अब मैं मान लो इसमें 15 क्वेश्चन साइंस के स्किप कर दिए, मान लो, है ना, तब भी मैं 85 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिनको मैं कर सकता हूँ। मान लो इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो साइंस के मैंने स्किप कर दिए, और 5 क्वेश्चन ऐसे तो जीके के या जीएस के या करंट अफेयर को वो स्किप कर दिए। ठीक है, तो मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं साइंस पे उतना काम नहीं करूँगा, पीवाईक्यू देखूंगा अगर देखूंगा भी तो। बाकी तो मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस में कोशिश करनी है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलनी चाहिए। बाकी हाँ, साइंस को बिल्कुल मत छोड़ो, उस पर काम करते हुए चलो। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप भी मॉक लगाइए, अच्छे से उसका एनालिसिस करिए। अब जब इसका एनालिसिस आ जाएगा, कब आएगा, आज ही आएगा ना, आज ही रात को आ जाएगा इसका एनालिसिस, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, मैं भी देखूंगा। और जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं इसका जो क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उनके सही आंसर्स। ठीक है, तो बाकी जब इसको अटेम्प्ट करेंगे आप, तो अटेम्प्ट सेक्शन में जाके
जो जो क्वेश्चन आपने स्किप किए उनके आंसर्स, जो जो आपके गलत हुए उनके आंसर्स, और बाकी सभी को आप अच्छे से एनालिसिस उनका कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।